Good evening, everyone, and welcome to my NCERT class. So, my topic is confronting of the marginalization. तो हम लोग पिछले क्लास में माइनॉरिटी मार्जिनलाइज्ड इस सब के बारे में हम लोग ने बात किया है. तो आज मेरा टॉपिक है दैट इज द कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन तो ये क्या है? ये मेनली कॉन्फ्रंटिंग होता है. जो लोग बहुत लोगों से थोड़ा अलग होते हैं उन लोगों को बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है डिफरेंट सेक्टर में, मतलब डिफरेंट चीज़ों में. कुछ चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो सोशली हो, कुछ भी हो. दैट इज रिलीजियस, आर्म्ड स्ट्रगल भी करना पड़ता है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उन लोगों को खुद को मेन स्ट्रीम के अंदर लाने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं वो लोग. उसके लिए क्या जरूरी है? ये रिलीजियस आर्म्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खास करके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? दैट इज एजुकेशन. एजुकेशन ज्यादा जरूरी है. एजुकेशन. आदिवासी, दलित, मुस्लिम्स, वुमेन आर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. कौन कौन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है? आदिवासी, दलित, मुस्लिम एंड वुमेन. वैसे भी वुमेन का कोई ग्रुप नहीं होता, वुमेन ऐसे ही वुमेन को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के अंदर उन लोगों को डाला गया है. वुमेन को फंडामेंटल राइट्स में क्या है? अवेलेबल टू ऑल. फंडामेंटल राइट्स क्या है? अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स. जैसे कि हम लोगों ने जाना है कि फंडामेंटल राइट्स ऑल सिटीजन्स के लिए है. तो मार्जिनलाइज्ड हैव बीन द डाउन ड्रॉन द राइट्स. तो मार्जिनलाइज्ड के लिए भी राइट्स है. दैट इज द इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स. उन लोगों को फंडामेंटल खुद के फंडामेंटल राइट्स के लिए उन लोगों को फाइट करना पड़ता है. दे हैव टू फोर्स टू द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टू द इनजस्टिस एंड इंसिस्ट टू गवर्नमेंट एनफोर्स देयर लॉ. गवर्नमेंट enforce their law. तो ये था कन्फ्रंटेशन का पहला पार्ट, जो इंट्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं. इसके बाद जो आता है आप लोग किताब में, एनसीईआरटी किताब में आप लोग देखेंगे जैसे कि सोयराबाई द वाइफ ऑफ द भक्ति पोएट. ये क्या करते हैं? इन लोगों के जो सोच है दैट इज द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड द ह्यूमन बॉर्न टू द सेम मैनर. उन लोग आदिवासी, दलित, ये सब वो लोग नहीं देखते. वो लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं कि जैसे कि प्योरिटी, ह्यूमन आर बॉर्न इन द सेम मैनर. यही जो की पॉइंट है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं. दैट इज ह्यूमन are born in same manner. Human are born in same manner. कबीर जो है, कबीर क्या है? वो हाईएस्ट लेवल में वो जाना चाहता है. आप लोगों की किताब में आप लोग देख सकते हैं कि कबीर जो बॉय है वो हाईएस्ट लेवल में जाना चाहता है. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा. ऐसे ही कोई
जगह पे फाइट सभी को अपने जगह के लिए करना पड़ता है, लेकिन इसमें तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों को माइनॉरिटी में डाला गया है। जैसे कि आदिवासी, दलित, वुमेन को भी माइनॉरिटी में ही डाला गया था और है। फिर भी वुमेन सेट बैक करके वुमेन अभी एक ग्रुप हो गया है, वर्किंग वुमेन कह के एक ग्रुप हो गया है। फिर भी वुमेन धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घर से बाहर। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, दैट इज वर्किंग वुमन। ये एक ग्रुप हो गया है, वर्किंग वुमन का एक ग्रुप हो गया है। तो इसमें आदिवासी दलित के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कौन सा चीज़ पहले आता है, जैसे कि अनटचेबिलिटी, जैसे उसका खाना मत खाना, उसका शैडो भी आप लोग क्रॉस करेंगे तो मतलब अछूत हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ अभी भी इंडिया में है, दैट इज अनटचेबिलिटी। So it is the higher state of the knowledge that is means not to touch by the narrow limitation. ये अनटचेबिलिटी क्या है, बहुत ही नैरो लिमिटेशन है। इसका मीनिंग जो है ना बहुत ही नैरो सेंस में दिया जाता है। फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाई स्टेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन बी द अचीव। तो अगर आपका कोई गेस्चर नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई टेक्सचर नहीं होगा, तो आप ज़रूर आप दलित, आदिवासी इस ग्रुप में आप आते हैं। तो ये बहुत ही नैरो सेंस में ये यूज होता है। लॉज एंड पॉलिसीज, इसके अंदर ये आदिवासी के लिए लॉज एंड पॉलिसीज भी है। दैट इज द सेटअप कमिटी एक है, लॉज प्लस पॉलिसी। पॉलिसी क्या क्या है आदिवासी के लिए, एक सेटअप कमिटी होता है आदिवासी के लिए। इसके बाद टेक अ सर्वे, प्रमोट पॉलिसी, प्रमोट पॉलिसी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। मैं ये क्लीन कर रही हूँ। प्रमोट सोशल जस्टिस। सो ये सब चीज़ है आदिवासी के लिए जो हम लोग बोल सकते हैं। सेटअप, एक कमिटी सेटअप करो, उसके बाद सर्वे लो। जैसे कि वो लोग पहले जो थे अभी भी क्या वो वैसे ही उन लोगों का लाइफस्टाइल है। अगर है तो क्यों है, वो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सर्वे लेना। उसके बाद पॉलिसी को मतलब पॉलिसी को प्रमोट करना, और उसके बाद जो है सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस को भी प्रमोट करना। तो ये था लॉज एंड पॉलिसीज। तो इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज है। रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, एजुकेशन के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है। जैसे कि कोई भी अगर फॉर्म लो, जैसे कि आप लोग सोच ही लो कि एनटीए नेट का फॉर्म, एनटीए नेट का फॉर्म अगर हम आप लोग देना चाहेंगे, जनरल कास्ट के लिए एक अलग सा प्राइस होता है, एससी एसटी के लिए अलग से प्राइस होता है। नंबर का भी एक मतलब एक मार्जिन होता है। जैसे जनरल के लिए 55% के अबव होना पड़ेगा, और ओबीसी, एससी, एसटी ये जो कास्ट जो डिवीजन है इसके लिए 50% होने से ही आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ द ये जो एट्रोसिटीज जो एक्ट है, ये कब आया था, 1989 में ये आया था। तो ये है ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड डिमांड इक्वल राइट्स। इसमें क्या होता है,
इसमें दो चीज होता है, एक तो आप खुद को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि आप लोगों का जो कंपटीशन होता है ना SC ST OBC जनरल के साथ होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड themselves and demanded equal rights। एक है एक और दो है demanded डिमांडेड इक्वल राइट्स। तो इसके बाद हम लोग जो चीज देखेंगे वो है कि जैसे कि आदिवासी दलित को बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है, था, अभी भी है। जैसे कि फोर्सफुली आप ये खाए, आपका झूठन वो खाए, ये फोर्सफुली होता है। उन लोगों का जो जब वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो उसका फेस को पेंट कर दिया है देता था, उसको फेस जो है, जैसे कि हैरेसमेंट होता है, जैसे एक फिजिकली भी होता है मेंटली भी होता है ये हैरेसमेंट। जैसे कि कॉलेज में जैसे रैगिंग होता है, इन लोगों के साथ तो बचपन से ही ऐसे ही रैगिंग सोसाइटी करते हैं। हम लोग जब इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल में हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं तो हम लोगों को कुछ टाइम तक ये रैगिंग चलता है, लेकिन इन लोगों के साथ तो बचपन से ही सोसाइटी ये रैगिंग करते हैं। तो इसके बाद जो आया है आंध्र प्रदेश सफाई कर्मचारी आंदोलन, इसके ऊपर एक आंदोलन हुआ था। आंध्र प्रदेश सफाई कर्मचारी आंदोलन ये हुआ था। इसमें क्या है, लो वेजेस, इसमें जो इन्फेक्शंस हुआ था सफाई कर्मचारी का, वो सफाई करते करते आई स्किन में रैशेस निकल गए थे, इन्फेक्शन हो गया था। तो इसके लिए ये लोग मतलब आंदोलन किए थे ताकि गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले। इसके ऊपर PIL फाइल हुआ था। PIL कब हुआ था? 2003 में PIL फाइल हुआ था, दैट इज द सफाई कर्मचारी ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद 1993 में, इससे पहले भी हुआ था, जो ईयर आपके किताब में मेंशन किया गया था, दैट इज 1993 में क्या हुआ था, एम्प्लॉयमेंट एंड द मैनुअल सेविंग्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड ड्राई लैट्रिन। ड्राई लैट्रिन के लिए ये एक योजना बनाया गया था। क्या? ड्राई 2013 में क्या हुआ था, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेम ऑफ द 7J ग्रेस एंड देयर रिहेबिलिटेशन के लिए रिहेबिलिटेशन एक्ट। और 2014 में क्या हुआ था, ये जो रिहेबिलिटेशन एक्ट जो है वो प्रोविजंस 27 मार्च से एक्सपेंडिंग हुआ था। 2014 में ये एक्सपेंडिंग हुआ था, जो इस साल में ले गया था वो मार्च में। आदिवासी डिमांडेड इन 1989 एक्ट that is the forcefully encroaches of the tribal lands must be punished। जो ट्राइबल लैंड्स अगर आप फोर्सफुली मतलब कैप्चर करते हैं तो इसमें पनिशमेंट होगा। राइट्स टू द फॉरेस्ट टू द ड्वेलर्स इंक्लूडिंग द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए फॉरेस्ट को आप लोग कुछ हद तक छोड़ना पड़ता है ताकि हम लोग के एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ ना जाए। सो ये चैप्टर था NCERT का
civics में. So that's all for now. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.